आज स्टार्ट करते हैं अनकन्फॉर्मिटी। ये इजी टॉपिक है और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका जैम का हो या गेट का हो या यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का हो या सीएसआईआर नेट हो, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और आई होप कि आप लोग अनकन्फॉर्मिटी पढ़े होंगे इसमें, या फिर अभी जो बीएससी में होंगे उनको भी स्ट्रक्चर पढ़ा दिया गया है। आकृति, आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया गया है? यस सर, पढ़ाया है। ओके, ठीक है। तो देखिए, अनकन्फॉर्मिटी बेसिकली एक ये डिसकंटिन्यूअस सरफेस होता है जो कि दो रॉक यूनिट्स होती हैं, जो रॉक सीक्वेंस अलग अलग एज को रॉक सीक्वेंस होते हैं, उनको ये क्या करता है, अलग करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। ये डिसकंटिन्यूअस सरफेस होता है। ठीक है, जो क्या ये शो करता है, ये इरोजन या नॉन डिपोजिशन को शो करता है, यानी कि ये टाइम गैप है दो रॉक यूनिट के बीच। ये क्या शो करता है, टाइम गैप को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कई सारे इसके डेफिनेशन लिखे हैं, आप लोग इसको समझ सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है, जो दो रॉक को अलग अलग ये सेपरेट करता है, जो कि दोनों रॉक यूनिट क्या होती हैं, अलग अलग एज की होती हैं। जैसे जो लोअर सीक्वेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, ओल्डर होगा, और उसके अपर सीक्वेंस क्या होगा, यंगर होगा। ठीक है, जो आप लोग स्ट्रेटिग्राफी में पढ़ते हैं ना, सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन जो होता है, हमेशा ओल्डर बेड क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, और यंगर बेड उसके ऊपर डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो ये हमने अनकन्फॉर्मिटी का डिफिनेशन देखा। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे आज कि ये अनकन्फॉर्मिटी बनता कैसे है और इसके कितने टाइप के होते हैं। तो पहले अभी स्लाइड आगे बढ़ने से पहले सिर्फ सुनेंगे अभी। चीज़ों को याद करना और फिर उनको डिफ्रेंशिएट करना, ये चीज़ अगर हम सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरीके से बना के पूछेगा तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली समझ के। ठीक है, तो कुछ मेन जो अनकन्फर्मिटी होता है वो है, पहला है एंगुलर अनकन्फर्मिटी। ठीक है, डिसकन्फर्मिटी हो गया, नन कन्फर्मिटी हो गया। ठीक है, और एक ब्लेंडेड अनकन्फर्मिटी हो गया, पैरा अनकन्फर्मिटी हो गया, और बट्रेस अनकन्फर्मिटी हो गया। एक टर्म है लोकल अनकन्फर्मिटी, या इसको कस्टम भी कहते हैं, वो हम आगे समझेंगे पार्ट बाय पार्ट, अभी हम सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पे जो ये डेफिनेशन शो कर रहा है, ये कौन है बीच में, टाइम से आप लोग आ जाए अगर ये प्लीज़, बीच बीच में फिर हम ऐड नहीं कर पाएंगे। तो ये देखेंगे यहाँ पे, एन अनकन्फॉर्मिटी इज अ ब्रेक इन द स्ट्रेटिग्राफिक सीक्वेंस, इट रिकॉर्ड्स अ मेजर टाइम गैप एंड इट इज कॉज्ड बाय इरोजन और नॉन डिपोजिशन। यानी कि वहाँ पे इरोजनल सरफेस होगा और ये नॉन डिपोजिशन है कि वहाँ पे डिपोजिशन नहीं हो रहा उस टाइम में। ठीक है, यानी कि ये क्या है कि ये एक ब्रेक यानी कि टाइम गैप को शो कर रहा है दो रॉक यूनिट के बीच में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको लिखा है। आकृति समझ में आ रहा है आपको? यस सर, समझ आ रहा है। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप पूछिएगा। अंबिका आप प्रेजेंट है यहाँ पे? यस सर। हाँ, फिर यहाँ पे आप ये डिफिनेशन देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर अभी मैं पार्ट बाय पार्ट में अगर चलूँगा तो अभी इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें स्लाइड बड़ी है और हमारे पास लिमिटेड टाइम है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे कि ये अनकन्फॉर्मिटी बेसिकली बनती कैसे है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इस डायग्राम में देखेंगे। डायग्राम में है, इसमें जो सेडिमेंटेशन हो रहा है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन या ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन आप लोगों ने पढ़ा होगा ना स्ट्रेटिग्राफी में, कि जो बेड जो हम सेडिमेंट हमेशा जो डिपॉजिट होंगे बिल्कुल वो हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट होते जाएंगे, फिर बाद में टेक्टोनिक एक्टिविटी से फिर उनका अपलिफ्टमेंट होगा, फिर इरोजन, फिर ऐसे होगा। तो यहाँ पे आप डायग्राम ए में देखेंगे कि जो भी सैंड क्ले का जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल लेयर बाय लेयर हॉरिजॉन्टली डिपॉजिट हो रहे हैं। उसके फिर कुछ टाइम बाद क्या हो रहा है, फिर इनका ये सब्सिडेंस होगा, कॉम्पैक्शन, लिथिफिकेशन वगैरह होगा। देन उसके बाद ये डिफॉर्मेशन होगा और उसके बाद
देखिए यहाँ पे एंगल चेंज हो गया है, उसके बाद अपलिफ्टमेंट होगा टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से और इरोजन वगैरह होगा। तो यहाँ पे इस ये वाली यहाँ पे ये जो है इस नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे जो शेल है ये बैक ऊपर जाके देखिए ट्रंकेट कर रहे हैं, यहाँ पे इरोजन हो रहा है और यहाँ पे ये सरफेस दिख रहा है। ठीक है, ठीक, ये इरोजनल कॉन्टैक्ट है, ये इसको डिसकंटिन्यूटी सरफेस बोलेंगे। सभी को दिख रहा है ना, ये मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? Yes, sir. हाँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फिगर ई में, फिर से इसके बाद यहाँ पे इरोजन हुआ है और ये इस डिसकंटिन्यूअस सरफेस के ऊपर फिर से वही सीक्वेंस हो रहा है कि डिपोजिशन वगैरह हो रहा है। यानी कि ये नीचे का सीक्वेंस है ये ओल्डर है, ये ऊपर का ये सीक्वेंस है ये यंगर है, और इनको दो जो लाइन सेपरेट कर रही है ये यही कहलाती है हमारी अनकन्फॉर्मिटी लाइन। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे। और वैसे ही ये देखिए नेक्स्ट इसमें ये सीक्वेंस है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे थीटा एंगल अगर देखें तो यहाँ पे एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी हमें दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारा है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अनकन्फॉर्मिटी सरफेस। अनकन्फॉर्मिटी कैसे डेवलप होती है जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में, और यहाँ पे भी वही है सेम ऐसे ही। यहाँ पे डिपोजिशनल सीक्वेंस है, अपलिफ्टमेंट हुआ, फिर इरोजन हुआ, देन फिर डिपोजिशन हुआ। वही हमारे नेचर में ये प्रोसेस चलता आया है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे देखिए ओल्डर बेड ये है, टिल्ट हुआ है, इरोड हुआ है। ठीक है, और ये यंगर बेड हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन, और इसके बीच की लाइन को जो एक्स वाई ये लाइन है इसको अलग कर रही है, और यहीं पे ये आपका ये डिसकंटिन्यूटी सरफेस यानी कि अनकन्फॉर्मिटी लाइन यहाँ पे ये डेवलप हो रही है ये चीज़। किसी को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है अभी, ये बहुत ही बेसिक्स है, आगे बढ़ेंगे। वही चीज़ है यहाँ पे। और एक चीज़ और कि जो अनकन्फॉर्मिटी लाइन होती है वो बरीड इरोजनल सरफेस को रिप्रेजेंट करती है। बरीड यहाँ पे टर्म इसलिए हुआ है कि देखिए क्योंकि रॉक जो है अंडरलाइंग जो रॉक होंगे बिलो द अर्थ, ये यहाँ पे फिर इसके ऊपर फिर ये डिपोजिशन हुआ है, तो ये यही कह रहा है कि द अनकन्फॉर्मिटी आल्सो रिप्रेजेंट अ बरीड इरोजनल सरफेस। इस इरोजनल सरफेस को ये रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि जो अनकन्फॉर्मिटी है, एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी, डिसकन्फॉर्मिटी, अनकन्फॉर्मिटी, ब्लेंडेड अनकन्फॉर्मिटी, पैराकन्फॉर्मिटी, बटरस अनकन्फॉर्मिटी एंड ब्रेकअप अनकन्फॉर्मिटी। आई होप कि इसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि ब्रेकअप अनकन्फॉर्मिटी का नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। शायद बटरस अगर पढ़े भी होंगे लेकिन शायद क्लास में ब्रेकअप अनकन्फॉर्मिटी ना पढ़ाया गया हो। किसी ने सुना है ब्रेकअप अनकन्फॉर्मिटी क्या होता है? No, sir. प्रिया आपने पढ़ा है? नो सर। कोई बताएगा कि ब्रेकअप अनकन्फॉर्मिटी क्या होता है? ओके, कोई नहीं, हम इसका हम एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे कि एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी क्या होता है। ठीक है, तो एंगुलर इसमें एक टर्म छिपा, एंगल आप कुछ मिलता जुलता टर्म है, यानी कि एक कुछ ना कुछ एक जो लोअर बेड होगा और अपर बेड होगा इनके बीच में जो कांटेक्ट बनेगा वो कुछ ना कुछ एंगल शो करेगा। ठीक है, तो उससे ही उसमें एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी का नाम दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे जैसे ये देखिए ये लोअर बेड है यहाँ पे जो कि डिफॉर्म्ड हो चुका है, फोल्ड हो चुका है। ठीक है, और ये हमारा ये डिसकंटिन्यूटी लाइन है ये यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे दिख रहा है, और इसके ऊपर फिर से ये रॉक सीक्वेंस है यहाँ पे। तो इन दोनों रॉक सीक्वेंस के बीच में देखेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे देखिए एंगल बन रहा है। अगर ये थीटा एंगल यहाँ पे मान लें यहाँ पे इसको थीटा, तो कुछ ना कुछ ये एंगल बना रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी है। यहाँ पे देख सकते हैं एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी अकर वेयर द ओल्डर रॉक बेड्स बिकम टिल्टेड, फोल्डेड, डिफॉर्म्ड एंड इरोडेड बिफोर द डिपोजिशन ऑफ
यंगर बेड, यानी कि जो हमारा ये ओल्डर रॉक सीक्वेंस है, ठीक है, वो क्या हो चुका है, वो टिल्ट हो चुका है, फोल्ड हो चुका है, उसमें डिफॉर्मेशन हो चुका है बिफोर द यंगर बेड्स विच प्रेजेंट ऑन above this bed. Okay, in diagram B we can also see here lower lying bed is deposited at some angle. Here the upper rock sequence and lower rock sequence are present at some angle here. So here angular unconformity is present. ओके इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी में? समझ में आ गया? यहाँ पे ये प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी सभी को दिख रही है? प्लीज ओके जरूर बोल देंगे, अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? आप कोई एक जरूर बोल दीजिए कि समझ में आ गया है, ठीक, क्योंकि मैं सभी को लेके चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पीपीटी को एकदम पढ़ के हमें आगे बढ़ जाना, फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे, नहीं, हम वो चीज़ समझाएंगे भी, और आप कहेंगे एक एक लाइन पढ़ के समझाने के लिए तो भी हम बताएंगे, हम उसको अपने वर्ड्स में भी बहुत इजी तरीके से बताएंगे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी हो गया है। एक चीज़ और है इसमें कि एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी में आप देखेंगे जो दोनों रॉक सीक्वेंस है, जो लोअर लाइंग बेड है एंड अपर बेड है, ये एक दूसरे के पैरेलल कभी नहीं होंगे, ठीक है? जब वो पैरेलल अगर जहाँ पे हो जाएगा ना, वो डिसकन्फॉर्मिटी कहलाएगा। यही डिफरेंस है कि एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी डिसकन्फॉर्मिटी में ये है कि जो दोनों रॉक ओल्डर और यंगर रॉक हैं, एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी में कभी भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। पैरेलल अगर नहीं होंगे तभी एंगल बनेगा, पैरेलल हो जाएंगे तो कोई एंगल ही फिर नहीं बनेगा। यहाँ पे भी देखिए, बी में भी यहाँ पे पैरेलल कहाँ है, ये इसका ओरिएंटेशन ये है, यहाँ पे इनका, इसका डीप स्ट्राइक अलग है, इसका डीप स्ट्राइक अलग है। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। द रॉक बेड्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ एन एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी आर नॉट पैरेलल। और ये सेम चीज़ है कि ये जो अनकन्फॉर्मिटी है वो अलग अलग रॉक यूनिट्स एज को शो करेगी, ठीक है? इसके एग्जाम्पल मोस्टली एग्जाम्स में एग्जाम्पल जरूर पूछ लेते हैं कि इस जो ये ग्रुप है, ये सुपर ग्रुप है, तो इसके बीच में कौन सा अनकन्फॉर्मिटी है, वो ऐसे दे देंगे। अभी हम उस क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है? तो एग्जाम्पल आप लोग थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, रट लीजिएगा। अभी स्ट्रेटिग्राफी पढ़ेंगे तो ये टर्म अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है? और आप सभी लोग जो स्ट्रेटिग्राफी की स्केल है ना आपका, जो न्यूअर, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? जैसे कि एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी है वो यंगर प्रोटोजोइक पुलहन ग्रुप है और ओल्डर आर्कियन आयरन ओर ग्रुप है, इसके बीच में एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी। इसी तरीके से वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अरावली ग्रुप और यंगर दिल्ली ग्रुप, ठीक है? ये आप लोग एग्जाम्पल इसको देख लेंगे और समझ लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको स्ट्रेटिग्राफी पढ़ाई जाएगी तो सभी के बारे में आपको ये बताया जाएगा कि धारवाड़ सुपर ग्रुप, कुडप्पा सुपर ग्रुप, ठीक है, दिल्ली अरावली फोल्ड बेल्ट, ये सारा चीज़ ये बताया जाएगा। अभी हम यहाँ पे स्ट्रेटिग्राफी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, अभी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ें। यस सर। अंबिका, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, ठीक है। जिसको ना समझ में आए प्लीज बता दीजिएगा। यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल हैं, ये देख लीजिएगा। इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, समझ और उसको याद ही करना है मोस्टली, है ना? और हमने पहले ही बताया था कि एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी क्या होता है और कैसे इसको हम इजीली पहचान सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जो हमारा ओल्डर रॉक सीक्वेंस और यंगर रॉक सीक्वेंस है वो पैरेलल इसमें नहीं होगा, कोई ना कोई एंगल बनाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका स्ट्राइक डिप ये अलग है, यहाँ इस रॉक सीक्वेंस का जो ओल्डर रॉक है, और ये डिसकंटिन्यूअस सरफेस है, डिसकंटिन्यूअस सरफेस है, इसके ऊपर ये यंगर रॉक सीक्वेंस है।
ठीक है, तो ये ऐसे हम फील्ड में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और आप लोग स्ट्रक्चरल मैप भी अगर बनाए होंगे तो उसमें भी आपको अनकन्फर्मिटी, फॉल्ट, फोल्ड, ये सब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बताया गया जरूर होगा। सभी को आई होप बताया गया होगा, मैप सभी ने किया होगा। किया है सभी ने? आवाज तो आ रही सभी को? सब लोग हैं यहाँ पे? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, और एक चीज और अनकन्फर्मिटी का सबसे ये पहचान होती है कि जो ओल्डर बेड होगा जो उसके जस्ट ऊपर कॉन्ग्लोमरेट जरूर प्रेजेंट होंगे, वहां पे पाए जाएंगे कॉन्ग्लोमरेट। यानी कि जो ये अपर सीक्वेंस होगा, इसका जो बॉटम पार्ट होगा, ये ओल्डर बेड हो गया या यंगर बेड हो गया, यंगर बेड का जो बॉटम पार्ट होगा यहाँ पे कॉन्ग्लोमरेट प्रेजेंट होंगे, जो कि वो अनकन्फर्मिटी को ही एक टाइम गैप को ही शो करेगा। तो यहाँ पे जो ब्लैक ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे, ये आपका कॉन्ग्लोमरेट है, ठीक है। या एंशियंट सॉइल होगा, दो जो अलग अलग रॉक यूनिट होगी अलग अलग एज की, तो उनके बीच में जो पेलियोसोल्स होंगे या एंशियंट सॉइल्स होगा, उनके बीच में वो एडजस्ट करेगा, ठीक है। या उनके जो दो सीक्वेंस होंगे उसमें एब्रप्ट चेंज होगा, उनके ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म जो होगा अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर को शो करेगा, ठीक है। कलर की क्राइटेरिया पे भी लोग अनकन्फर्मिटी आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल मेथड नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो लीचिंग वगैरह की वजह से भी ऐसा हो सकता है, तो वो ऐसा कोई स्पेशल मेथड नहीं है। और एक चीज और, एंगुलर अनकन्फर्मिटी फील्ड में अगर बात करें तो एंगुलर अनकन्फर्मिटी और फॉल्ट में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके भी कुछ मेथड होते हैं, तो फील्ड में हम उसे पहचान सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि देखिए, ये ओल्डर बेड है, ये यंगर बेड है, और यहाँ पे दिखने में लग रहा है कि ये यहाँ पे अनकन्फर्मिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन फील्ड में कभी कभी ये कन्फ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये वहाँ से फॉल्ट लाइन अगर रन कर रही है तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये अभी ये फॉल्ट है। ठीक है, ये चीज समझ में आया कि फील्ड में फॉल्ट और अनकन्फर्मिटी में कभी कभी डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है, ठीक। इसके बाद एक है इपार्कियन अनकन्फर्मिटी। जैसे आपने पढ़ा होगा हेडियन, आर्कियन, तो जो आर्कियन है जी के रॉक सेगमेंट, यानी कि मोस्टली जो ग्रेनिटिक बेसमेंट है, बैथोलिथ्स है, ठीक है, जो वो ओल्डर हैं, ठीक, आर्कियन एज के, उसके ऊपर फिर से अगर डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्री बेड का, ठीक, तो उन्हीं दो यूनिट के बीच हमारा इपार्कियन अनकन्फर्मिटी देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कोडप्पा सुपर ग्रुप हो गया प्रोटोजोइक एज का, वो उसका बेसमेंट क्या आर्कियन ग्रेनिटिक रॉक्स है उसके नीचे, ठीक है। तो इसके बीच अगर कहा जाए कि किस टाइप की अनकन्फर्मिटी है, तो वो इपार्कियन अनकन्फर्मिटी है। यहाँ पे इपार्कियन अनकन्फर्मिटी के ढेर सारे एग्जाम्पल हमने दिए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इपार्कियन अनकन्फर्मिटी एग्जिस्ट बिटवीन धारवाड़ एंड कालाडगी सुपर ग्रुप, और ऐसे सिंहभूम और डालमा सुपर ग्रुप के बीच है, और बस्तर क्रेटॉन और छत्तीसगढ़ के बीच है, सुपर ग्रुप में है ये, ठीक है। तो इपार्कियन अनकन्फर्मिटी, इससे इसमें आप देख सकते हैं ARCHAEN, ठीक, हेडियन के बाद आर्कियन आता है, जो उस टाइम में मोस्टली ग्रेनिटिक लावा का फ्लो होता है, ठीक है, तो जो बेसमेंट रॉक बनते हैं। ये समझ में आया सभी को इपार्कियन अनकन्फर्मिटी?
नहीं सर। सर इसको एक्सप्लेन कर दो सर, ये नहीं ओके आया सर। ठीक है, मैं फिर से मैं बता रहा हूँ। ठीक, आप ऐसे समझिए, इसमें देखिए, जैसे सपोज करिए कि ये ओल्डर रॉक सीक्वेंस है, ठीक है। हमारा जो अर्थ का एज है कितना बिलियन ईयर है? सर 6.4 बिलियन ईयर्स। 6.4? यस सर, 6.4 ही है। कैसे? कोई और तो यही बताएगा? एज ऑफ अर्थ 4.6 बिलियन ईयर्स। यस, गुड। आप थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। 4.6 बिलियन ईयर्स यानी कि 4600 मिलियन ईयर। ओके, तो सब उस टाइम हर्डियन आर्कियन के टाइम में क्या था कि जो ग्रेनिटिक रॉक्स थे, ठीक है, वो मैग्मा वो बाहर की तरफ आ रहा था, तो उसने क्या किया, क्रेटॉन बनाया, एक पूरा शील्ड बना दिया। ठीक है, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरा बेसमेंट ऐसे बना दिया, उनका फ्लो हुआ। ये ओल्डर रॉक ये पूरा ये ग्रेनिटिक है। ठीक, ये आप 4.6 बिलियन ईयर्स के आसपास का, या आप 2500 मिलियन ईयर्स के आसपास का भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ये जो यंगर बेड है, ये सेडिमेंट्री रॉक सीक्वेंस है, जैसे कुडप्पा सुपर ग्रुप वगैरह हो गया। ठीक है, तो वो उसके ऊपर जो डिपोजिशन हुआ यंगर बेड का, सेडिमेंट्री सीक्वेंस का, तो यही हमारा इसके बीच जो लाइन सेपरेट कर रही है यहाँ पे, जो इसको अलग, जो डिसकंटिन्यूअस सरफेस है जो इन रॉक यूनिट को अलग कर रही है, उसी को हम इपार्कियन अनकन्फर्मिटी कह रहे हैं, यानी आर्कियन एज का। और इधर ये जो ये प्रोटोजोइक फेज में है हमारा ये यंगर रॉक सीक्वेंस, इन दोनों को जो लाइन अलग कर रही है उसी को इपार्कियन अनकन्फर्मिटी कहते हैं। यानी कि इपार्कियन अनकन्फर्मिटी में मोस्टली जो बेसमेंट होगा वो ग्रेनिटिक कंपोजिशन होगा। जो ओल्डर रॉक सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, वो मोस्टली ग्रेनिटिक होगा। समझ में आया आपको? यस सर। हाँ, तो यही लिखा हुआ है ये चीज़। हम जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो एकदम एक एक लाइन पढ़ के हम नहीं करते, हम उसको समझाते हैं अपने अलग तरीके से, इसको बता देते हैं वही चीज़। देखिए, ये कह रहा है कि द बाउंड्री बिटवीन दिस टू एंशिएंट रॉक ग्रुप्स डिनोटिंग इनॉर्मस टाइम गैप इन द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द इपार्कियन अनकन्फर्मिटी। यानी कि इपार्कियन अनकन्फर्मिटी की जहां अगर बात होगी तो यहाँ पे जो टाइम गैप है, ठीक है, जो टाइम गैप है दो रॉक यूनिट्स के बीच में, यानी कि ओल्डर रॉक यूनिट्स और यंगर रॉक यूनिट्स के बीच बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, और इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, जब हम स्ट्रेटिग्राफी आगे पढ़ाएंगे तो सारे चीज को हम कवर करेंगे। अब आते हैं डिसकन्फर्मिटी, या इसी को पैरेलल अनकन्फर्मिटी कहते हैं। ठीक है, पहला हमने क्या पढ़ा था, एंगुलर अनकन्फर्मिटी। ठीक, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, इपार्कियन अनकन्फर्मिटी पढ़ा ना। उसके बाद हम आते हैं डिसकन्फर्मिटी, उसी को कहीं कहीं पैरेलल अनकन्फर्मिटी। पैरेलल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने शुरू में बताया था कि इसमें दो सेडिमेंट्री रॉक यूनिट्स होते हैं मोस्टली, जो ओल्डर बेड होता है और जस्ट उसी के ऊपर जो यंगर बेड होता है, उसको जो लाइन सेपरेट करती है वो हमारा वही पैरेलल अनकन्फर्मिटी या डिसकन्फर्मिटी कहलाता है, क्योंकि ओल्डर रॉक सीक्वेंस यंगर रॉक सीक्वेंस दोनों एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी कि ओल्डर सेट ऑफ बेड्स और यंगर सेट्स ऑफ बेड्स आर डिवाइडेड बाय अ प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी व्हिच इज कॉल्ड पैरेलल अनकन्फर्मिटी। And in this type of unconformity, both beds are parallel to each other. Okay, यानी कि ऊपर और नीचे के जो बेड्स होंगे सेम ट्रेंड को फॉलो करेंगे, पैरेलल होंगे वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अब इतने आधा लेक्चर निकल जा रहा है तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये शो कर रहा है सभी को स्क्रीन पे? मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर। ओके, ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा कि जो डिसकन्फर्मिटी होता है इसमें
जो ओल्डर सीरीज और यंगर सीरीज होता है उतना इसमें डिफॉर्मेशन या टिल्टिंग फोल्डिंग ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और जो ये ओल्डर रॉक सीक्वेंस है यहाँ और ये यंगर रॉक सीक्वेंस है, ये लगभग एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और यहाँ पे हमने बताया कि अनकन्फर्मिटी की पहचान होती है कि जो अपर सीक्वेंस होगा उसके बॉटम में कॉन्ग्लोमरेट वगैरह और ये पेलियोसोल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, यही है आपका अनकन्फर्मिटी, यानी कि जिसे डिसकन्फर्मिटी या पैरेलल अनकन्फर्मिटी कहेंगे, ठीक। और ये तो वही सेम उसका अनकन्फर्मिटी का ही डेफिनेशन है। यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। ये गोंडवाना सुपर ग्रुप और डेक्कन ट्रैप, ठीक है। इसमें कोई बताएगा मुझे कि ये जो डेक्कन ट्रैप है हमारा डेक्कन, इसका कंपोजिशन क्या है मोस्टली, और ये कैसे फॉर्म हुए हैं? सर इग्नियस रॉक से बना है वो। कैसे ये बने हैं, मतलब किस एक्टिविटी से? वॉल्केनिक एक्टिविटी से। और कोई? अरे भाई सभी लोग जियोलॉजिस्ट हैं, बोलेंगे कुछ। आकृति ने बताया, अंबिका, ये मेंटल फ्लो। सर इग्नियस रॉक से ही बनाएंगे सर, जो अलूवियल सॉइल से साइड में जो 3 पार्ट्स होते हैं इंडिया के, तो 3 साइड से कवर्ड हो पार्ट वाटर से मोस्टली हाँ लावा फ्लोज होता है, ठीक है। और इसका एग्जैक्ट एज कितना है, कितना मिलियन ईयर्स है? ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस है ना, ये सीधे एज पूछ लेते हैं जैम में या किसी भी उसमें, या कोई इंटरव्यू हुआ पूछ लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोंडवाना सुपर ग्रुप और डेक्कन। जब स्ट्रेटिग्राफी हम पढ़ाएंगे ना, इसको एकदम बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो डेक्कन ट्रैप है मोस्टली इसको 60 से 65 मिलियन ईयर्स इसका वो बताते हैं, ओके। और ये है यहाँ पे कैसे इसको इजली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फील्ड में। जैसा कि हमने कलर की बात की थी, किसी भी अनकन्फर्मिटी को डिफरेंशिएट करने के लिए ये डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं है ये, ठीक है। और ये मोस्टली ये सभी के लिए ये सेम लाइन ही होता है। अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना हो या आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम है या यूपीएससी का है, तो ये लाइन आप कॉमन लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब आते हैं नॉन कन्फॉर्मिटी या हेट्रोलिथिक अनकन्फॉर्मिटी, ठीक है। पहला हमने क्या पढ़ा, एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी पढ़ा, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, कोई बताएगा? पार्कियन अनकन्फर्मिटी। पार्कियन अनकन्फॉर्मिटी। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? डिसकंटिन्यूटी। नहीं, डिसकन्फॉर्मिटी पढ़ा ना, पैरेलल अनकन्फॉर्मिटी, ठीक है। उसके बाद है नॉन कन्फॉर्मिटी या हेट्रोलिथिक अनकन्फॉर्मिटी। तो अभी इसको सिंपली समझेंगे कि नॉन कन्फॉर्मिटी क्या होता है। इसमें नॉन कन्फॉर्मिटी ये और कुछ नहीं है, इसमें जो हमारा ओल्डर रॉक सीक्वेंस होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इग्नियस होगा, ठीक है। और उसके ऊपर सेडिमेंट्री रॉक्स प्रेजेंट होगा, यानी कि इसके लिए स्ट्रिक्टली कह सकते हैं कि इसके लिए जो बेसमेंट रॉक यानी कि जो ओल्डर रॉक है इसके लिए वो हमेशा हमारा वो इग्नियस रॉक ही होगा और उसके ऊपर सेडिमेंट्री रॉक सीक्वेंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम ये जो बी है, ये यहाँ पे नीचे की तरफ ये ओल्डर रॉक है, ये हमारा इग्नियस है, ठीक। उसके ऊपर ये हमारा ये अनकन्फर्मिटी लाइन है, यहाँ पे हमारा
है। बस तो इन सेडिमेंट्री यंगर सेडिमेंट्री रॉक एंड ओल्डर इंसिएट करेगा, वही हमारा नॉन कन्फॉर्मिटी कहलाएगा, या कभी कभी कुछ जियोलॉजिस्ट इसको हेट्रोलिथिक अनकन्फॉर्मिटी भी कहते हैं। डायग्राम सेकंड में भी देखेंगे, जो प्लस का जो इंडिकेशन शो कर रहा है ये हमारा इग्नियस रॉक है, और ये अनकन्फॉर्मिटी और ये कॉन्ग्लोमरेट है, इसके ऊपर जस्ट ये हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक सीक्वेंस है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि हम कैसे एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी को पहचानेंगे। ठीक है, डिसकन्फॉर्मिटी को कैसे पहचानेंगे। डिसकन्फॉर्मिटी में हमारा जो दोनों रॉक सीक्वेंस ओल्डर और यंगर रॉक सीक्वेंस होगा वो एक दूसरे को फॉलो करेंगे, मतलब पैरेलल होंगे एक दूसरे के। अब मोस्टली ये क्या होंगे कि ये सेडिमेंट्री होंगे डिसकन्फॉर्मिटी में। ठीक है, और जब हम नॉन कन्फॉर्मिटी की बात करेंगे तो उसमें जो हमेशा जो ओल्डर रॉक सीक्वेंस यानी जो नीचे का जो रॉक होगा वो हमेशा इग्नियस होगा। ठीक है, और उसके ऊपर का जस्ट क्या होगा, वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक सीक्वेंस होगा। यही सबसे बड़ी पहचान है। ओके, इसी को देखिएगा कैसे कैसे घुमा फिरा के ये पूछेगा। अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, अभी तक जो हमने पढ़ा है देखेंगे, आप लोग ही खुद आप आंसर देंगे। ठीक, ये दिख रहा क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर। आप लोग सभी लोग पढ़िए और आंसर दीजिए। द सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन ओल्डर फोल्डेड सेडिमेंट्री स्ट्रेटा एंड यंगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। इट मींस स्ट्रेटा जहां बात हो रही है यहाँ पे सेडिमेंट्री, तो ये इसका आंसर क्या होगा? अनकन्फर्मिटी। कौन सा? एंगुलर अनकन्फर्मिटी। एंगुलर कैसे बन जाएगा? कोई और? एंगुलर कन्फर्मिटी। डिसकन्फर्मिटी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ओल्डर रॉक फोल्डेड है तो डिसकन्फर्मिटी नहीं होगा। बिटवीन द ओल्डर फोल्डेड सेडिमेंट्री स्ट्रेटा एंड यंगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। गुड, किसने आंसर दिया ये? और अगर यहीं पे ये कह देता कि यहाँ पे सिर्फ ओल्डर सेडिमेंट्री करते हैं, फोल्डेड टर्म हटा देता, तो फिर आंसर क्या होता? डिसकन्फर्मिटी। गुड, समझ में आ रहा है। ये आकृति ने आंसर दिया है ये। यस सर। गुड, अंबिका आपको समझ में आ रहा है? यस सर। और प्रिया भी है ना इसमें? यस सर। आपको समझ में आया? यस सर। ओके, फिर दूसरे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। Which type of unconformity is represented by a gap in the geological record where older rocks are overlain by younger rocks with no visible significance of erosion or weathering? आप ये बट्रेस अनकन्फर्मिटी भूल जाइए, अभी हमने नहीं पढ़ाया। इन्हीं तीनों में से कोई एक है, आप बताइए। बताइए, इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? अच्छा चलिए, इसमें दो ऑप्शन हमने रिमूव कर दिया, ए और डी को हटा दिया। अब बी और सी है, बी और सी में कौन सा होगा? सर डिसकन्फर्मिटी। डिसकन्फर्मिटी सर। गुड, क्योंकि डिसकन्फर्मिटी एक ऐसा टर्म है कि इसमें इसको एक तो पैरेलल अनकन्फर्मिटी कहते ही कहते हैं। इसमें जो डिप है ऊपर, जो ओल्डर और यंगर रॉक सीक्वेंस का, वो सेम है, और इसमें टाइम गैप लगभग बहुत कम होता है, यानी कि लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ डायस्ट्रॉफिज्म या डिस्टर्बेंस, यानी कि लेस डिस्टर्बेंस होता है रॉक यूनिट्स के बीच में। ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा ही नहीं
दो रॉक सीक्वेंस में ओल्डर यंगर के बीच में, तो पैरेलल ही तो होंगे लगभग लगभग, है कि नहीं? यस सर। हाँ, ओके, गुड। अब यहाँ पे देखेंगे ये थर्ड वाला, what is the term for a gap in the geological record where older rocks are overlain by younger rocks with no visible significance of erosion or weathering? डिसकन्फर्मिटी अभी आता है। और कोई? सर डिसकन्फर्मिटी होगा, ये तो सेम पहले वाला क्वेश्चन है। वही सर। सेम, थोड़ा सा मतलब वो है, ठीक है, ओके। बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, मैं इसका मतलब क्या समझूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं लोगों को? ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अनकन्फर्मिटी? कन्फर्मिटी सर। कन्फर्मिटी। ठीक है, और कोई? भाई इतने लोग हो, कौन कौन है देखता हूँ मैं एक बार। सभी लोग लग रहा है कि ज्वाइन करके छोड़ दिए हैं क्या इसमें? नेट प्रिया आप हैं, आप भी बताइए कुछ। सर ऑप्शन डी। क्यों कन्फर्मिटी क्यों नहीं एक टाइप का ये है? ये कोई बताएगा कि नन कन्फर्मिटी और कन्फर्मिटी में बेसिक डिफरेंस क्या है? मतलब अनकन्फर्मिटी और कन्फर्मिटी में, अनकन्फर्मिटी और कन्फर्मिटी। सर अनकन्फर्मिटी सर गैप इन रिकॉर्ड्स है। हाँ सर कन्फर्मिटी में गैप्स नहीं होंगे रिकॉर्ड के बीच में, यही होगा शायद। हाँ, मतलब ये विद इन द सेम रॉक सीक्वेंस, यानी कि जो अगर कोई कंटिन्यूअस डिपोजिशन है रॉक सीक्वेंस का, ठीक है, तो उसमें कोई भी सिग्निफिकेंस ऐसा नहीं होगा कि इसमें इरोजन या टेक्टोनिक एक्टिविटी का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होगा, ठीक है, कन्फर्मिटी में, ओके। या ये कह सकते हैं कि जो दो रॉक टाइप होंगे, दो रॉक यूनिट्स होंगे, वो सेम एज के होंगे, उनका कंपोजिशन भी सेम होगा और स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन भी सेम होगा। यानी कि जब सेम होगा, उसी को सरफेस, कोई भी सरफेस या लेमिना अगर उसको अलग कर रहा है तो फिर वो कन्फर्मिटी कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नॉट अ टाइप ऑफ अनकन्फर्मिटी इज कन्फर्मिटी, ऑप्शन डी, गुड। ये सेम क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ अनकन्फर्मिटी इन्वॉल्व्स अ कांटेक्ट बिटवीन रॉक ऑफ डिफरेंट एजेस विद एविडेंस ऑफ इरोजन और वेदरिंग? सर नॉन कन्फर्मिटी। एंगुलर अनकन्फर्मिटी में नहीं होगा? सर एंगुलर अनकन्फर्मिटी होगा। अनकन्फर्मिटी? सर वो तो सर सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक है ना। एंगुलर अनकन्फर्मिटी में तो सर ओल्डर बेड रॉक और यंगर बेड रॉक के बीच में होगा ना। तो नॉन कन्फर्मिटी भी तो जो ओल्डर रॉक सीक्वेंस है वो हमारा इग्नियस हो गया, और यंगर रॉक सीक्वेंस वो सेडिमेंट्री हो गया। हमने एक चीज बताया आपको कि जो मोस्टली हमारा टाइम गैप सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलेगा? नन कन्फर्मिटी में ना, एक लाइन आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, अभी दिखाते हैं। ये इसके एग्जांपल्स हैं।
और कोई? इसमें किसी को कंफ्यूजन हो रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 5 में? हेलो, यस सर। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? सर वही दोनों ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन है। ये शायद एमएसक्यू था ये। अगर ये एमएसक्यू रहता तो इसमें क्या क्या होता आपका? अभी एमएसक्यू क्वेश्चन होता तो ये क्या, इसमें कौन कौन सा सही रहता? सर वो तो शुरू के तीनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। इसमें डिसकन्फर्मिटी को अगर हम ना कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। और लोग भी डिस्कशन करें भाई, या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं? ठीक है, इसको मैं भेजूंगा, आप लोग इसको देखिएगा। नेक्स्ट ये देखेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद ये। यस सर, ये ओके। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। Which type of unconformity is characterized by a change in dip between older and younger rocks? सर एंगुलर कंफर्मिटी। Yes. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। Which of the following is an example of non-conformity? Non-conformity मैंने अभी बताया कि लास्ट वही इसी पे चर्चा हुआ था। अब ये देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। सर ऑप्शन सर डी। ऑप्शन सी। चाबी दे दो। सर ऑप्शन डी होगा ना? सी तो बिल्कुल नहीं होगा। हमने डी क्या होगा। बोला कि हाँ, नहीं। या जो यंगर रॉक होगा या तो सेडिमेंट्री होगा, ठीक है। जो यंगर रॉक सीक्वेंस होगा हमेशा वो क्या होगा, वो सेडिमेंट्री होगा। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या होना चाहिए? सी तो बिल्कुल नहीं होगा। बी होगा सर फिर। डी कैसे होगा? आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। सेडिमेंट्री रॉक कैसे ओल्डर हो जाएगा? हमने क्या बताया कि जो ओल्डर रॉक होगा वो इग्नियस होगा, ठीक है, इग्नियस होगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन में ये रहता कि ओल्डर रॉक मेटामॉर्फिक है, यंगर सेडिमेंट्री, तब भी हम उसको मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, अ कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मेटामॉर्फिक रॉक यूनिट एंड एन ओल्डर सेडिमेंट्री रॉक यूनिट। तो ओल्डर सेडिमेंट्री रॉक तो आपका नीचे हो गया, ठीक है, यंगर मेटामॉर्फिक ऊपर हो गया। ये पॉसिबल नहीं है इसमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटी, क्योंकि नॉन कन्फॉर्मिटी में हमने बताया था कि ओल्डर रॉक सीक्वेंस वो इग्नियस है और यंगर रॉक सीक्वेंस जो ओवरलाइन यंगर रॉक सीक्वेंस है वो हमारा क्या सेडिमेंट्री है। तो सी तो होगा नहीं, डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। एक कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सेडिमेंट्री रॉक यूनिट्स, ये तो डिसकन्फर्मिटी हो जाएगा। तो हम बी को कह सकते हैं ना, बी हो सकता है ना, अ कॉन्टैक्ट बिटवीन अ सेडिमेंट्री रॉक यूनिट एंड एन ओल्डर मेटामॉर्फिक रॉक यूनिट, यानी कि इग्नियस नहीं है तो कम से कम मेटामॉर्फिक है तो ओल्डर ना। यस सर। फिर ये गलती क्यों हो रही है आप लोगों से? क्वेश्चंस को यही चीजें हैं कि आपको दिखेगा इजीली लेकिन वो घुमा देंगे ऐसे कि इजी क्वेश्चन होते हुए भी ना फिर लोग गलत कर देते हैं। समझ में आया सभी को? यस सर। सर कि प्रिया आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? हेलो, यस सर। ओके। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है। ये,
हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये MSQ है, मैं इसको भूल गया हूँ, ये MSQ है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 MSQ है, MCQ नहीं MSQ है, ये MSQ। क्वेश्चन कुछ मैं खुद से सेट करता हूँ, अब बताएंगे। आकृति अंबिका, सर ए और बी। यस, इट फॉर्म्स ड्यू टू गैप, क्योंकि अनकन्फर्मिटी तो जाहिर सी बात है इसमें गैप होगा, टाइम गैप होगा, ठीक है, ठीक है, जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में। फिर दूसरा, इट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन डीप बिटवीन ओल्डर एंड यंगर रॉक, बिल्कुल सही बात है। इट अकर्स बिटवीन रॉक्स ऑफ द सेम एज, ये नहीं होगा, ठीक है। इट फॉर्म्स ड्यू टू मेटामॉर्फिज्म, नहीं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, अब बताएंगे, इसमें कोई गलती नहीं करेंगे। बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। अब इससे पहले क्वेश्चन इस पे नॉन कन्फर्मिटी सर। भाई कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, कॉन्फिडेंस के साथ। बाकी लोग भी तो बताइए, सिर्फ ये 2